हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को अपना कंटिन्यू कर रहे थे। तो पी ब्लॉक के अभी तक 3 लेक्चर आए हैं। ठीक है, 3 लेक्चर में पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया था, दूसरा था, दूसरे में तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े। जो थर्ड वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़े थे। आईटी जेई 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पी ब्लॉक से, और वो क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड थे जो कि 2 लेक्चर हम लोगों ने पहले पढ़े थे। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। ठीक है, तो उन तीनों के तीनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन्हें देखिए, तब आप इस लेक्चर पे आइए तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था, लेक्चर नंबर 2 के लास्ट में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 शुरू करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इसी को कवर करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। जितनी देर में हो जाएगा उतनी देर का वीडियो ये होगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि डाई नाइट्रोजन है क्या। सबको पता है कि गैस है, एटमॉस्फेयर में पाई भी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से पता है ना सबको। लेकिन सबसे पहले अगर डिस्कवरी पूछे किसने की थी तो उन्हीं ने ही की थी, जिनका एक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड। ठीक, किसने की थी? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी। और किस ईयर में की थी? 1772 में। ठीक है, कब की थी? 1772 में डाई नाइट्रोजन को यानी कि नाइट्रोजन गैस को मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या किया था? मिस्टर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए, तो डिस्कवर तो कर लिया। उसके बाद में आता है कि किसी भी चीज को पढ़ने जाओ, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, 4 चीजें पढ़नी है। जो लोग पुराने लेक्चर मेरे देखते हैं उनको ये बात पता होगी कौन सी 4 चीजों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑल अबाउट दैट कंपाउंड, उसके बारे में सारी बातें सोच लो, सारी बातें देख लो कि वो देखने में कैसा है, सुनने में कैसा है। ठीक है, ये सारी बातें उसके बारे में करो। दूसरी चीज क्या है कि प्रिपरेशन मेथड बनाया कहाँ जिससे जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करो। तीसरी चीज है कि रिएक्ट कैसे करता है, केमिकल रिएक्शन जिसे कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज बुक्स में लिखा होता है, लेकिन हमें यह पढ़ना है कि रिएक्ट कैसे करता है, रिएक्टिविटी कितनी है, किन कंपाउंड से रिएक्ट कर जाएगा, किन से नहीं रिएक्ट करेगा, इस बारे में डिस्कस करना होता है। और लास्ट बात होती है कि यूज पता होने चाहिए कि यूजेस क्या हैं इसके। तो सबसे पहली बात तो डाई नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, पूछा गया है कई बार, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए डाई नाइट्रोजन का तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है। यानी कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में, बच्चों वाली बात यह है कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दोनों नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, तो नाइट्रोजन गैस पाई कहाँ जाती होगी, कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहली बात तो ये एयर में पाई जाती है, सबको पता होनी चाहिए बात। एयर में 78% क्या है आपका? 78% आपका N2 है। बाकी कंपोजिशन की बात करूं तो 21% ऑक्सीजन है, पता होगा। 0.001% आपकी ऑर्गन है और 0.003% आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ऑर्डर है शुरुआत की 4 मेजर गैसेस। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बाकी आइडियल गैसेस और है रेडॉन को छोड़ करके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है अपना, और ये परसेंटेज कैसा? 78% N2 बाई वॉल्यूम। बाई कैसा? याद रखो ये चीजें, बाई वॉल्यूम। यानी कि अगर आप कितना 100 मीटर क्यूब ले लेते हो तो 78 मीटर क्यूब उसमें क्या निकल करके आएगी? आपकी डाई नाइट्रोजन निकल करके आएगी। इसके अलावा अगर हम प्योर फॉर्म में बात करें तो प्योर फॉर्म में हमें कहां से मिल जाती है? प्योर फॉर्म में अगर हम लोग कहीं पर कोल को जब बर्न कर दें, कोल को अगर क्या किया जाए? बर्न किया जाए, तो कोल की बर्निंग में भी, कोल को बर्न करने पे भी हमें N2 क्या मिल जाएगी? N2 एमिट हो जाती। कोल को बर्न कर गर्म करा है तो एक और टर्म किताबों में लिखा है वोल्केनिक गैसेस। तो वोल्केनिक गैसेस में भी कोल बर्निंग ही होती है। ठीक है, तो वोल्केनिक गैसेस में मिल जाएगा, कोल को बर्न करने पे मिलेगा। और नॉर्मली एयर में तो 78% हमारे पास नाइट्रोजन हाई है। ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब इसके बाद में जब एटमॉस्फेयर में है तो हमें दिखनी चाहिए थी, कहीं पर दिखी, कहीं पर महसूस हुई। तो अगर अगली बात करें तो अगली बात यह है कि ये कलरलेस है। ठीक, कलरलेस है, दिखाई नहीं देती। ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं है। और उसके साथ ही टेस्टलेस भी है, टेस्टलेस भी, इसका कोई स्वाद भी नहीं है। 78% है यार, अगर कलर्ड होती तो हमें दिखाई देती ना। तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और उसी के साथ में क्या है? उसी के साथ में टेस्टलेस भी है। इसके बाद अगर अगली बात करना चाहें कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी जरूर चेक की जाती है। तो इसकी लो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में पूरी तरीके से ये डिसॉल्व नहीं हो पाती, बहुत कम डिसॉल्व हो पाती है वाटर के अंदर। ठीक है, दिख रहा है सही है, फॉन्ट साइज सही है। फॉन्ट साइज भाई छोटा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आदत डालूं और बड़ा लिखने की। ठीक है, उसके बाद में अगर एमपी और बीपी की बात की जाए, एमपी की और बीपी की मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78 केल्विन। कितना होता है? 78 केल्विन। और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है 63 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप 63 पॉइंट केल्विन अप्रॉक्स लिख लो इसे। क्या लिख लो?
अप्रोक्स, कई किताबों में 63.7 भी लिखा हुआ है, ठीक 63.7, तो 63 अप्रोक्स याद रखो, 63 से 64 की रेंज के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट निकल करके आता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 केल्विन पर है, ठीक है। तो ये तो बातें हुई कि नाइट्रोजन ऐसी है, इतनी देर में केवल ये पता किया कि नाइट्रोजन है कैसी। डाइनाइट्रोजन में नाइट्रोजन के दो एटम है, दोनों एटम ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना आता है, 3 आता है। डिस्कवर किसने किया था, आपके रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था भाई, 1772 में किया था। एयर की 78% बाई वॉल्यूम आपकी नाइट्रोजन है। कोल को बर्न करने पर आपकी नाइट्रोजन मिल जाती है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, सॉल्बिलिटी बहुत कम है पानी में, मेल्टिंग पॉइंट 63 केल्विन के आसपास है, और बीपी आपका 78 केल्विन के आसपास है। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें कि कंबाइंड स्टेट में कहीं मिलती है क्या, तो कंबाइंड स्टेट में NH4 सॉल्ट में, NH4 सॉल्ट, NH4 सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, अमोनियम सॉल्ट। जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं हमारे, उनमें हमें नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में मिलती है। भाई ये सारी बातें प्योर स्टेट की थी, ठीक है, ये सारी बातें किसकी थी, प्योर स्टेट की थी, कि यहाँ से हमें प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन मिलेगी। और जो अमोनियम सॉल्ट है, इनमें हमें क्या मिलेगी, इनमें हमें मिलेगी किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएगी। इसी के साथ में तो अमोनियम सॉल्ट हो गए। अमोनियम सॉल्ट के साथ में अगर बात कर लो किसकी, तो नाइट्राइट की फॉर्म में मिल जाती है, नाइट्राइट की फॉर्म में। नाइट्राइट की फॉर्म में एक नाइट्राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, KNO3। कौन सा, KNO3। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्राइट की कैटेगरी, जिसे सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। तो अमोनियम सॉल्ट में हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, साथ ही हमें नाइट्राइट जितने होते हैं, यानी कि NO3 आयन के जितने भी सॉल्ट है हमारे, वो उनकी फॉर्म में हमें कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। देखो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, अगर इतने में कोई दिक्कत है तो पहले इसको रिवाइंड कर लो, वापस से देख लो, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की, कि बनाया कहाँ से जाए, ठीक है। तो जब तक मिटा रहा हूं तब तक कुछ ना कुछ सुनते रहो। सुनना क्या है कि किसी भी चीज को बनाने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक तो लैब मेथड होता है, लैब मेथड मतलब कि उसे लेबोरेटरी में किन किन चीजों से बनाया जा सकता है। दूसरा होता है एक इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई हम मिनिमम इनपुट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, ठीक है, मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे निकालें। तो ये जो चीज है, इन दो बिहाफ पे हमें प्रिपरेशन मेथड को पढ़ना होता है, कि हम नॉर्मली लैब में कैसे बना सकते हैं, और नॉर्मली लैब के में बनाने के बाद में हम इंडस्ट्रियली उस चीज को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, कौन सा, लैब मेथड। कौन सा, अरे बाप, सबसे पहली हेडिंग डाल दो। जितना ही वॉइस को मैं क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, उतना ही कहीं ना कहीं से वॉइस आती जरूर है। चलो, तो लैब मेथड में कहाँ से बना सकते हैं, तो लैब मेथड में बनाया जाता है एक बहुत ही प्यारे कंपाउंड से, और उस प्यारे कंपाउंड का नाम है NH4Cl। सबको पता व्हाइट फ्यूम्स वाला है, तो इंटर पास हो गए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल किए उनको तो NH4Cl बिल्कुल दिमाग में याद होगा, उन्होंने देख रखा है इसे। उसके बाद में अगर इसे हम NaNO2 के साथ में, इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या होगा, सोडियम का नाइट्रेट, ठीक है। तो अगर हम इसके NH4Cl को NaNO2 के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो दो गैस निकलती है, एक गैस तो निकली H2, दूसरी निकली N2, और उसके साथ में सॉल्ट बन जाता है। उसके साथ में कौन सा सॉल्ट बनता है, NaCl सॉल्ट बनता है। तो ये पहला मेथड है। पहला मेथड में यहाँ क्या लिख सकते हो, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम लिख लो, अमोनियम क्लोराइड। किससे बना रहे हैं भाई, अमोनियम क्लोराइड से बना रहे हैं। तो अगर अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 के साथ, अगर NH4Cl को NaNO2 के साथ में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ H2 मिलेगी, उसके साथ N2 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन एक्वस होने चाहिए, बात भी याद रखो। ये दोनों सोल्यूशन कैसे होने चाहिए, एक्वस होने चाहिए। तो देखो दो गैसेस निकल रही है ना, दो गैसेस निकल रही, तो एंट्रोपी फेवरेबल है इस रिएक्शन की, यानी कि रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है हमारी। साथ में हाइड्रोजन जरा बैलेंस कर लो, 4 है तो यहाँ 2H2 निकलना चाहिए, बस इतनी सी बात और ध्यान रखनी। दूसरा एक और मेथड हो सकता है, तो फ्रॉम NH3, फ्रॉम NH3। अब NH3 सब लोग जानते होंगे क्या होती है, आपकी अमोनिया होती है। तो अगर हम लोग NH3 को किसके साथ ट्रीट करें, CuO के साथ, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं, और क्यूप्रस ऑक्साइड होना चाहिए रेड हॉट। रेड हॉट मतलब समझते हो, रक्त तप्त। रक्त तप्त मतलब इतना गर्म कर दो कि पूरी तरीके से कैसा हो जाए, लाल कलर का हो जाए CuO हमारा। तो अगर इसके साथ में गर्म करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें नाइट्रोजन गैस मिलनी। सबसे पहले तो हमारा प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन हमें बनानी थी, साथ में आपको Cu मिल जाता है, और उसके साथ में आपको क्या मिलता है, H2O मिलता है, ठीक है। बस इतनी चीज याद रखो, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, कॉपर अलग हो जाएगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो देख लो भाई, बैलेंस कर लो जहां पे बैलेंस करने की नीड हो। 2NH3 ले, उससे पहले तो काम हो ही नहीं सकता, तब हमारी N2 बन पाई, और उसके बाद में Cu तो है, एक ऑक्सीजन है, तो हमारे पास H2 निकल रहे हैं, कितने H2 निकल रहे हैं,
H2O और यहाँ पर H2 हमारे पास में कितने हैं, यहाँ पर है 3 2 जा 6, तो अगर 6H2 है तो कितने H2O निकालो भाई, 3H2O निकाल लो, बात खत्म हो गई। तो 3H2O निकाले हैं तो देखो वहां पर ऑक्सीजन भी बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े तो यहाँ 3 ले लिया और यहाँ पर भी क्या कर दो 3 कर दो, बात खत्म। देखो बैलेंस हो गई, ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद में क्या आती है, तीसरी बात आती है मेटल एजाइड। इसकी बात करें, मेटल एजाइड की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एजाइड क्या होते हैं। तो एजाइड होता है N3- आयन, ठीक, क्या होता है N3- आयन, जहां पर भी नाइट्रोजन 3 लगे होंगे N3-। तो अगर ये आयन कहीं पर लगा हुआ है, किसी भी मेटल के साथ लगा हुआ है, किसी भी मेटल के साथ, मेटल पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो अगर मेटल के साथ में लगा हुआ है N3- आयन तो वो चीज आपकी एजाइड होती है। अगर सोडियम के साथ लगा तो सोडियम की एजाइड, लिथियम के साथ लगा तो लिथियम की एजाइड, मीन जो भी मेटल है मेटल एजाइड तरीके लिख दिया, ठीक, क्या लिखा, मेटल एजाइड तभी नाम लिख दिया, ठीक है। चलो आवाज की इधर उधर की अवॉइड करो, कहीं गोला बारूद दग रहा है बहुत तेज तेज, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करें किसकी, NaN3 की, किसकी बात करें, NaN3 की, तो ये सोडियम का एजाइड हुआ, ठीक है, किसका एजाइड हुआ, सोडियम का एजाइड हुआ। करना कुछ नहीं होता है, एजाइड से नाइट्रोजन गैस अपने आप इवॉल्व हो जाती है, एजाइड से नाइट्रोजन गैस अपने आप इवॉल्व हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आई तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा कितना N2 और कितने 3 2 जा 6 यानी कि 3N2 मिला, और साथ में क्या निकल जाएगा आपका 2Na था तो 2Na निकल जाएगा। केवल क्या करने की जरूरत है, हीट करने की जरूरत है, ठीक। चलो बहुत सारी लिख ली ना, चलो 3 हो गई। जरा एक बार नजर मारो, फिर एक जादू की बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो बना लिया अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड को NaNO2 से हीट किया तो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट मिला, हाइड्रोजन गैस मिली और नाइट्रोजन गैस मिली। अमोनिया को CO के साथ हीट किया है और CO कैसा था, रेड हॉट था, तो यहाँ पर तो हीट बना ही सकते हो। तो आपकी नाइट्रोजन मिली, कॉपर अलग हो गया और वाटर का मॉलिक्यूल निकला। मेटल एजाइड को अगर हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगी और आपकी नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। बस ये 3 बातें याद रखनी है। अब एक चीज सुनो कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, ये कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव। कैसी होती है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो इससे कंपाउंड बनाना कठिन होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना कठिन है। अगला टॉपिक क्या होगा, सबको पता है अगला टॉपिक क्या होगा, हेबर प्रोसेस तो पढ़ा, नाम सुना होगा हेबर का, साथ में ओस्टवाल्ड का भी नाम सुना होगा। बेसिकली वो सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के पार्ट है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है हमें आगे। तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस नहीं है। तो जो ये NH3 से आप नाइट्रोजन को अलग कर रहे हो, ये NH3 बनी कहां से थी, ये NH3 बनी थी खुद N2 से। कहां से बनी थी, खुद N2 से बनी थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड या HNO3 की बात कर लो, नाइट्रिक एसिड की, तो ये सारी चीजें खुद नाइट्रोजन से बनती हैं। तो खुद नाइट्रोजन से बनती है और हम उन्हें वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं N2 में। तो ये सारे कैसे मेथड है, लैब मेथड, लेकिन इंडस्ट्रियली इसे यूज नहीं किया जा सकता। अगर हमें इंडस्ट्रियल पर्पस पे निकालनी है नाइट्रोजन, तो सबसे बढ़िया रास्ता हम उसे कहां से अलग कर लें, हम उसे अलग कर लें एयर से। कहां से अलग करें, एयर से अलग करें। हमें पता है भाई एयर में कितनी है, 78% घुली हुई है ना, 78% है। तो एक मेथड का नाम था जिसका नाम था फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, कितने बच्चों को याद है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या था, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन सुनो, अगर कोई दो चीजें हैं जिनके बीपी में डिफरेंस है, अगर कोई दो चीजें हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, हमारे पास उनका एक मिक्सचर रखा हुआ है, तो हम उसे क्या करें, बारी बारी से क्या करें, वेपर बनाएं। तो अगर बारी बारी से वेपर बनाएंगे तो जिसका बीपी कम है वो पहले वेपर बन जाएगा और जिसका बीपी ज्यादा है वो बाद में वेपर बनेगा। यानी हमें 2 डिफरेंट वेपर मिल जाएंगी और 2 डिफरेंट वेपर को अगर हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, अगर हम अलग अलग क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, तो जो हमारा मिक्सचर था उसमें से चीजें अलग हो जाएंगी। तो अभी देखो इसका, ये जो हमारी नाइट्रोजन थी, जो नाइट्रोजन थी, इसका हम लोगों ने बीपी कितना पढ़ा, इसका पढ़ा हम लोगों ने 78 केल्विन। कितना पढ़ा था, 78 केल्विन। तो देखो याद करना कितना आसान है, ठीक है। चीजों को कनेक्ट करना सीख लो यार, बस कनेक्ट कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नाइट्रोजन का जितना परसेंटेज है उतना ही तो इसका क्या है, उतना ही इसका बीपी है। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 78 केल्विन ही इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इतनी बात याद हुई। अब अगर बात करें कि और क्या था एयर में, तो और क्या था भाई, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन थी, आर्गन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी और कुछ और नोबल गैसेस थी। तो दूसरा वाला कौन सा सबसे ज्यादा कौन है, 21%। 21% कौन है, हमारी O2। तो अगर O2 की बात करें तो इसका जो बीपी है वो 90 केल्विन के आसपास का होता है। कितने केल्विन के आसपास का होता है, 90 केल्विन के आसपास का होता है। तो देखो मतलब भर का डिफरेंस है ना, 78 90 में 12 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग जो एयर है उस एयर को पहले किस फॉर्म में ले चले, उस एयर को पहले ले चले लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड एयर बना ले। कैसे बना ले, कंप्रेस करके। और कंप्रेस करने के बाद में हम क्या करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करें। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में
पहले कौन सी गैस निकल आएगी, पहले कौन सी गैस निकल आएगी, N2। तो N2 गैस अलग हो जाएगी और जो बचेगा वो कौन बचेगी आपकी लिक्विड, वो कौन बचेगी आपकी लिक्विड ऑक्सीजन। इसी से ये जो लिक्विड ऑक्सीजन बची, इसी को प्योरीफाई करके आजकल के टाइम पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 96% के आसपास की होती है, 94 से 96% के आसपास की जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो होती है। और जो इस टाइम हमें जरूरत पड़ रही है मेडिकल पर्पस के लिए, उसमें हमें कितने परसेंटेज की जरूरत होती है, 98+%। यानी कि 98+% जब हमारे पास प्योर ऑक्सीजन होगा तब हम क्या कर पाएंगे, चीजों को ट्रीट कर पाएंगे, पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से अलग किया जा सकता है। एक चीज और सीख लो, यहाँ पर जब चीजें सिखाने लगता हूँ तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, करना कितना चाहता हूँ और वो उससे बहुत कम पाता है। ठीक है, एक चीज और, हमने कैसे पता कर लिया, अगर मैं तुमको ये ना बताता, ये 90 केल्विन तुम्हें नहीं पता है और ये 78 केल्विन तुम्हें नहीं पता, भूल गए तुम पेपर में। ठीक है, भूल गए पेपर में कि नाइट्रोजन का बीपी कितना था और O2 का बीपी कितना था। अब मैंने कह दिया भाई N2 है O2 है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में पहले कौन गैस बनेगा, N2 है O2 है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में पहले कौन गैस बनेगा। तब क्या करो, तब करोगे क्या, आपको एक ब्रह्मास्त्र याद होना चाहिए, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि किसी भी चीज के MP एंड BP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगर N2 का देखें तो N2 का हुआ 14 2 28 और ऑक्सीजन का देखें तो कितना हुआ जाकर के 32 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम पर मोल। भूल गए होगे मोल कॉन्सेप्ट, पक्का भूल गए होगे, गारंटी ले लो भूल गए होगे। जैसे बोला होगा AMU और उसके बाद बोला होगा ग्राम पर मोल, मुंह बना दिया होगा बहुत अच्छा सा। ठीक है, तो N2 का है 28 और O2 का है कितना 32। तो नाइट्रोजन कम है मॉलिक्यूलर वेट और O2 का ज्यादा है, यानी कि नाइट्रोजन का जो बीपी होगा वो कम होगा और O2 का जो बीपी होगा वो ज्यादा होगा। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में N2 पहले निकलेगी, O2 बाद में निकलेगी, बात खत्म। लेकिन यहां से जो N2 निकली वो प्योर नहीं होती, उसमें क्या रह जाता है, उसमें सम अमाउंट ऑफ O2। भाई पूरी तरीके से तो O2 नहीं वो हो पाएगी कि लिक्विड ही बनी रहेगी, इतना परफेक्शन नहीं कर सकते आप, कुछ बहुत अमाउंट तो O2 का भी गैस बन जाएगा उतने पे भी, तो उतना मिक्स रहेगा। एंड सम नोबल गैसेस, एंड सम नोबल गैस, और नोबल गैस में परसेंटेज में पूछूं किसका सबसे ज्यादा होगा तो ऑर्गन का, AR का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, यही तो है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इनमें से रेडॉन बिल्कुल नहीं पाई जाती और ऑर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती। ठीक, रेडॉन बिल्कुल नहीं पाई जाती और ऑर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर ये दो बातें आपको याद है तो जो सब नोबल गैस की इंप्योरिटी होंगी उसमें ऑर्गन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलो भाई, पूरा बोर्ड भर गया है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लेके से बाद में समझ सको। वापस कर लो वीडियो को, जो जो चीजें बताएं उनको अपनी राइटिंग में अच्छी राइटिंग में लिख लो। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी होती तो यहाँ पढ़ा रहे होते क्या। ठीक है, इतनी अच्छी राइटिंग का हम लोगों की। चलो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आदत है ना तुम लोगों की स्क्रीनशॉट लेने की, उसके बाद में उसको रखे रहो फोन में। चलिए भाई, अगली बात कौन सी करनी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्रिपरेशन मेथड हो गए, प्रिपरेशन मेथड के बाद में आ जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी और यूज पर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी में भी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था, 2 मिनट पहले बोला था कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, क्या बोला था कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन कैसा है, नॉन मेटेलिक है। लेकिन कैसा है, नॉन मेटेलिक है। तो अगर नॉन मेटेलिक है तो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, इतनी बात तो 100% तय है हमारे पास। तो जो पहली रिएक्शन है वह रिएक्शन विद अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मैंने कहा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजों से ही तो रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात बताया करो, बहुत कठिन नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजों के साथ। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजों के साथ अगर रिएक्ट करने वाला है तो सबसे पहली रिएक्शन विद किसके साथ पढ़ो आप, किसके साथ पढ़ना धर्म है तुम्हारा, हाइड्रोजन के साथ पढ़ना तुम्हारा धर्म बन जाता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात हुई और हाइड्रोजन की बात नहीं लाए तो आप महापापी हैं। ठीक है, चलो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो N2 + 3H2, जानी मानी रिएक्शन सामने लिखी जा रही है। 2NH3 का वहां से आता तो है FeMO। ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, जहां पर फेरस
मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बना देती है, अमोनिया बना देती है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे या तीसरे साल हर एक पेपर में आपको इस रिएक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसको हम लोग पूरी तरीके से कब डिस्कस करेंगे, जब हैबर पढ़ेंगे तब। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम लोग हैबर नहीं पढ़ रहे हैं, हम अमोनिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, 2NH3 बना लेता है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ सकता है। दूसरी बात क्या है, रिएक्शन विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन के अलावा और कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपके पास हो सकते हैं, तो देखो जो पहला वाला एस ग्रुप के जो दोनों हैं, एस ग्रुप के, ठीक, हाइड्रोजन के नीचे वाले LiNaKRbCSFr वाला, और उसके बाद में कौन सा, Ba वाला और Mg वाला ग्रुप। तो ये जो मैग्नीशियम वाला ग्रुप है और उसके साथ में जो लिथियम वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन भी पहले उसी में रखा था, अब हाइड्रोजन हटा दिया गया, वो बात अलग है, ठीक है। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे हम लोग कौन सा ले लेते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के बाद किसको लेते हैं, Li को लेते हैं। तो अगर Li लिया और Li के साथ में हम किससे ट्रीट करने जा रहे हैं, N2 से, हीट ही करना, तो नाइट्रोजन बनाएगा तो ट्रिपल माइनस ही, भाई नाइट्रोजन आयन तो ट्रिपल माइनस ही बनाता है। हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ट्रीट करने वाले हैं, तो बनेगा क्या, कितने Li ले लें। अगर मैं आपसे कहूं, देखो ऐसे रिएक्शन सीखा करो, Li प्लस N ट्रिपल माइनस, तो एक नाइट्रोजन से जुड़ने के लिए कितने Li लेने पड़ेंगे, 3। तो अगर हम N2 लेकर के चल रहे हैं तो हमें कितने Li लेने पड़ेंगे, 6। सिंपल सी बात है ना, तो 6 Li ले लो, ठीक है, क्या ले लो, 6 Li ले लो, और 6 Li के साथ में बनेगा क्या, 2Li3n, 2Li3n। देखो ट्रिपल माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया करके, तो ट्रिपल माइनस साइन किसी भी चीज की मैक्सिमम वैलेंसी हमने माइनस से पूरी की, तो नाइट्राइड, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, लिथियम का नाइट्राइड, ये नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, लिथियम का नाइट्राइड। एक और एग्जांपल ले लो तो समझ जाओगे। मान लो मैं Mg के साथ ट्रीट करने जा रहा हूँ N2 को, इसको भी हीट करूंगा, ठीक है, Mg प्लस N2 करने जा रहा हूँ, इसे हीट करने वाला हूँ, तो क्या मिलेगा, देखो Mg पर डबल प्लस और नाइट्रोजन पर ट्रिपल माइनस, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो कितने Mg ले लें कि बराबर हो जाए मामला, तो अगर यहाँ पर 3 Mg ले लेते हैं और यहाँ पर 2N ले लेते हैं, तो देखो चार्ज वो हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया पूरी तरीके से। तो कितने Mg ले लो, 3 Mg, और N2 तो मेरे पास है ही है, 3 Mg के बाद में N2 तो मेरे पास में है ही है, तो क्या बनेगा, Mg3 और उससे पूरा का पूरा क्या जुड़ेगा, N2 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, Mg3 से पूरा का पूरा N2। ये देखो ऑकवर्ड लग रहा होगा देखने में, थोड़ा वो सही लग रहा कि हाँ ठीक है, नाइट्रोजन आयन इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन आयन इंट्रोड्यूस है। अगर इसका स्ट्रक्चर बना करके आप देखोगे ना आयनिक बिहाफ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये N2 कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया करके। नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg का क्या, Mg का नाइट्राइड, यानी कि मैग्नीशियम का नाइट्राइड। इसके बाद में एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझो, वो क्या है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2, ठीक है। तो रिएक्शन विद O2 क्या है, एक चीज हम लोगों ने छोटे पर पढ़ी थी बचपन में कि मेटल नॉन मेटल से जब रिएक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से रिएक्ट करती हैं तो क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देखो आयन फॉर्म हो रहे थे, जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, याद है ना सबको। तो अगर मैं कहूं N2 को मैं किससे रिएक्ट कराने वाला हूं, O2 से हीट करूंगा, ठीक है, N2 को O2 से। तो नॉन मेटल भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसे आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन, क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी प्रोसेस का नाम बताऊंगा तो याद आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले N2O2 मिलकर के क्या बनाएगी, 2NO, नाइट्रोजन की मोनोऑक्साइड। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, अगर इसे और ऑक्सीजन मिल जाए तो एक बार और ऑक्सीडाइज हो जाती, यानी कि अगर हम ले लें क्या 2NO प्लस O2, फिर से इसे और ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये बना देगी 2NO2, ठीक। देखो कितने हो गए, बराबर है ना, 2 और 2 4, 2NO2, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो 2NO प्लस O2 तो 2NO2 नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड। इस चीज को याद रखो क्योंकि ये होगा ओस्टोल्ड प्रोसेस का पार्ट। किसका पार्ट होने वाला है, ओस्टोल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड बनाने का जो ओस्टोल्ड प्रोसेस पढ़ोगे वहां पर आपको इन रिएक्शन की दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन है और ये
किसकी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने की। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन से ऐसे रिएक्ट करती है तो इनके साथ भी ऐसे रिएक्शन हो सकती है। अब बात कर ले यूज की, ठीक, कहां कहां पर यूज की जा सकती है? तो जो सबसे पहला यूज है वो है इनर्ट एटमॉस्फेयर। क्या बनाने में? इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में। अभी क्या बताया था कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से रिएक्ट करती है चीजों के साथ में। तो अगर यार सोचो 78% भरी है अपने एटमॉस्फेयर में, अगर हाई रिएक्टिविटी की होती तो अपने कंपाउंड्स में बदल गई होती, अब तक अपने कंपाउंड्स में चेंज हो गई होती, है ना। नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब क्या है कि वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं होता है। इनर्ट का मतलब है रिएक्टिविटी लो है उसकी। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर अगर आपको कहीं पर क्रिएट करना है कि हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां पर चीजें ज्यादा रिएक्ट ना करें, हम जिन्हें चाहते हैं बस वही रिएक्ट करें, तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NH3, HNO3 एक्सेट्रा, ठीक है। यानी नाइट्रोजनीस कंपाउंड, क्या लिख लेना? नाइट्रोजनीस कंपाउंड। अगर आपको नाइट्रोजनीस कंपाउंड बनाने हैं तब भी आप किसका यूज करोगे? नाइट्रोजन का यूज करोगे। इसके साथ में तीसरा यूज होता है इसका रेफ्रिजरेंट। किसकी तरह यूज कर सकते हैं? रेफ्रिजरेंट को, लेकिन तब कंडीशन ये है कि हमें लिक्विड N2 मिलनी चाहिए। यानी कि जो N2 है अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो हम उसे रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूज होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जानते होंगे सभी लोग, खाना वाना जो होता है, फूड आइटम होते हैं, उनको क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी हम लोग नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आया? चलो तीनों ये सुन लो पहले एक बार में। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट हो सकता है, मेटल के साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर मेटल है उनके साथ में रिएक्ट हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकती है नाइट्रोजन। यूज कहाँ है? इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में, नाइट्रोजनीस कंपाउंड को बनाने में, रेफ्रिजरेंट की तरह लिक्विड नाइट्रोजन और प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। अब बात आती है कि ये जो हमने लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ दीस कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ दीस कंपाउंड, दीस नाइट्रोजनीस कंपाउंड, तो कैसे हो, कैसे बदले हम लोग? तो इसके लिए जो अगला टॉपिक आने वाला है बहुत प्यारा टॉपिक है, और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये 78%, इसको हम कैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो हमारे कोर्स में जितने हमें उतने पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जरूर पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में इतना बन जाए कि जब भी आगे हायर क्लासेस में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्म मिले तो आप इसे बच्चों वाला टर्म ना समझो, क्योंकि ये बच्चों वाला टर्म है नहीं, ठीक है। सबसे बढ़िया टॉपिक्स में से निकल करके आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको पढ़ने के लिए आपको हल्की सी बायो आनी चाहिए, ठीक है। हल्की सी बायो, इतनी माइन्यूट सी बायो आनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, और बाकी आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल डाइनाइट्रोजन यहाँ पे खत्म होता है। अगली जो वीडियो बनाऊंगा, अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, वो क्या आएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन पर आएगा, ठीक है। तब तक अगर आप लोग नए हैं, अभी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब करे बैठे हो, शेयर नहीं किया तो भाई शेयर भी कर दो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सुना होगा, तो बांटते रहो, एक दूसरे के साथ बांटते रहो, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी, आप भी कोशिश करिए अपनी पूरी। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।